हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिर से फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम क्या था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और उसमें कुछ हमने टॉपिक्स किए थे। फोर्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर हमने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। फिर न्यूटन के लॉ, पहले लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूटन के पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपकी कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक वो रेस्ट या मोशन में रहेगी? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। तो न्यूटन के पहले लॉ में आपने ये सब किया था। क्लियर है? आज के सेशन में हम न्यूटन के जो दो लॉ रह गए हैं उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे कि न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड लॉ, आज हमने वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो ये जो तीनों के तीनों लॉ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड लॉ देखो, according to this law the change in momentum of a body per unit time, that is rate of change of momentum, is directly proportional to the unbalanced force acting on the body, and change in the momentum take place in the direction of the unbalanced force on the body। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आपके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ना, मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। फॉर्मूला F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इसमें क्या है, फोर्स है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपके फोर्स और एक्सेलरेशन है बोथ क्या है तुम्हारे, वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसपे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दोनों पे डिपेंड करे, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, अभी एक मास है 500 केजी का, उस पे एक फोर्स लग रही है, और यहाँ पे आपका क्या, एक मास 50 केजी का, यहाँ पे फोर्स लग रही है। इनर्शिया और मास तो आपने पढ़ा ही था ना कि जितना किसी बॉडी का मास होगा उस पे जो फोर्स या इनर्शिया लगेगा वो भी उतना ही लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो भी ज्यादा लगेगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो इसके डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो देखो डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले अगर देखो तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट लगा लो, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना तुम्हारा, m। अब तुमने मोमेंटम निकालना, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम को आपको मैंने बताया था कि किससे डिनोट करते हैं, p से। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, u, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम को हम p2 से डिनोट करेंगे। उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम में कितना चेंज आया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब तुमने चेंज इन मोमेंटम निकालना तो क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फाइनल कितना था, mv, ठीक है, और इनिशियल कितना था, mu। अब दोनों में m क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, m को कॉमन निकाल लेंगे और v माइनस u आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब टाइम के हिसाब से मोमेंटम में कितना चेंज आया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपॉन t के, ठीक है।
मोमेंटम में जितना चेंज आएगा आपका टाइम उतना कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसका फॉर्मूला लगाया। अब आपको पता है फोर्स जो हमने अप्लाई की है वो किसकी इक्वल होगी, इसके। जितनी जितनी ज्यादा किसी पे फोर्स लगेगी उतना ही टाइम क्या होता जाएगा, कम। अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम। अगर कोई चीज, किसी भी चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसमें अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, जितना उसमें टाइम ज्यादा लगेगा उतनी आपकी फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर किसी चीज में टाइम कम लग रहा है तो उसमें फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो इतना तुम्हारा वो आ गया। अब तुम्हें पता है कि v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी जो है वो किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, है ना। v बाई किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो v माइनस यू बाई टी की जगह क्या आ गया, f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन की क्या थी तुम्हारी डेरिवेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। इतना क्लियर है। अब कुछ इसकी ना एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आपको इसका जो लॉ है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड हाई कैचिंग द बॉल। अगर आपने देखा हो तो जब बैट बॉल खेलते हैं तो जो क्रिकेट प्लेयर होता है जब वो बॉल को हिट करता है तो जो पकड़ने वाला इंसान होता है वो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले आता है। क्यों पीछे ले आता है कि देखो उस बॉल, जो बॉल हमने फेंकी थी, जो उसने बॉल हिट की थी बैट से, उस बॉल का क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो जब वो जो बॉल पकड़ने वाला व्यक्ति है जब वो पीछे अपने हाथ लेके जाएगा तो वो क्या ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। अब टाइम जब ज्यादा लेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। तो यही वजह है, यही रीजन है, यही कारण है कि वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा लगे। और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो जो फोर्स लग रही है उस बॉल पे वो क्या लगेगी, कम लगेगी, जिसके कारण उसके हाथ पे चोट लगने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम रह जाएंगे। ठीक है, सेकंड है, a person falling from certain height on cement floor get injured more, while a person falling from same height on the heap of sand less injured। अब देखो पर्सन सेम हाइट से गिर रहा है एक सीमेंट फ्लोर पे और एक मिट्टी वाला जो फ्लोर है या सैंड वाला फ्लोर है उस पे गिर रहा है। तो कहा गया है कि जब वो सीमेंट फ्लोर पे गिरता है तो उसको चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, और जब वो सैंड वाले फ्लोर पे गिरता है तो उसके जो चोट लगने के चांसेस है वो कम है। तो ऐसा क्यों, गिर तो वो सेम हाइट पे रहा है। तो कहा क्या कहते हैं कि एक सीमेंटेड फ्लोर है, एक तुम्हारा सीमेंट वाला फ्लोर है और एक तुम्हारा सैंड वाला फ्लोर है, और जो व्यक्ति है वो जब इस पे गिरता है तो मतलब कि वो ज्यादा इंजर, उसके चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू इसके। ऐसा क्यों, गिर तो वो सेम हाइट पे रहा है। ऐसा इसलिए है, कहते हैं कि जब वो सीमेंट वाले फ्लोर पे जब वो नीचे गिरेगा, ठीक है, तो उसको जब वो गिरेगा तो फटाफट से गिर जाएगा, टाइम क्या लगा, कम। अब उसको गिरने में टाइम कम लगा जिसकी वजह से उसको फोर्स क्या लगी, ज्यादा, और उसको एक चोट लग सकती है। बट अगर रेत वाली जगह पे, सैंड वाले फ्लोर पे देखा जाए तो उस जब वो गिरेगा तो उस पर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। अब टाइम ज्यादा ले रहा है तो मैंने आपको बताया कि जितना टाइम वो ज्यादा लेगा उतनी फोर्स उस पर क्या लगेगी, कम लगेगी। और अगर उस पर फोर्स कम लग रही है तो क्या उसके चोट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, नहीं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि बिकॉज ऑन सैंड बॉडी टेक मोर टाइम, जो आपकी सैंड वाली बॉडी है वो ज्यादा टाइम लेगी टू स्टॉप, रुकने में। बट सीमेंट फ्लोर फोर्स इज मोर इज मोर, बट सीमेंट वाला जो क्या कहते हैं वो फ्लोर है उस पर टाइम कम लगेगा, और जो तुम्हारे सैंड वाली बॉडी है उस पर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। एंड वी गेट इंजर, इसी की वजह से उसके जो चोट लगने के चांसेस है वो इंजर हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, सीमेंट वाले फ्लोर पे उसको चोट क्यों लग सकती है, क्योंकि जब वो सीमेंट वाले फ्लोर पे नीचे गिरेगा तो वो टाइम बहुत कम लेगा, और अगर टाइम बहुत कम लेगा तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी, ज्यादा लगेगी। मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। जितनी कोई बॉडी, जितना कोई ऑब्जेक्ट टाइम ज्यादा लेगा
उस पे फोर्स उतनी कम लगेगी। और अगर जितना टाइम वो कम लेगा उस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो यही कारण था कि जब वो सीमेंट वाले फ्लोर पे गिरा तो उसने टाइम क्या लिया, बहुत कम लिया, जिसकी वजह से इस पे फोर्स ज्यादा लगी और वो इंजर हो गया। और अगर मैं सैंड वाले की बात करूं, मिट्टी वाले की बात करूं, तो मिट्टी पे जब वो गिरा तो मिट्टी वाले फ्लोर ने जो टाइम था वो क्या लिया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम लिया। और जब उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, ज्यादा टाइम पे, ज्यादा टाइम लेने पे फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, जिसके कारण वो इंजर नहीं होगा, उसके चोट कम लगेगी। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जिस जो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो उसमें मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जितनी उस पे फोर्स लग रही है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, जितना ज्यादा टाइम उतनी फोर्स कम, और अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा। अब नेक्स्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही ज्यादा। अगर आप देखो तो इसकी डेफिनेशन है एवरी एक्शन, हर एक एक्शन, जो भी आप एक्शन करते हो ना, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका आपको इक्वल या ऑपोजिट रिएक्शन तो देखने को पक्का ही मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर देखी जाए, अगर किसी के चपेट मारो, एक थप्पड़ लगाते हो तो आगे से आपको या तो सेम एक थप्पड़ मिलेगा या उसके बदले में दो थप्पड़ आपको लगाए जाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि कोई भी एक्शन जब करते हो ना तो उसका रिएक्शन तो आपको पक्का ही मिलता है। अगर किसी को कुछ बोलते हो तो वो भी आपको आगे से चार सुनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन का इक्वल या ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। ये तो मैंने आपको मजाक मजाक में थप्पड़ वाली बात बताई है। अब इसकी जब आप एप्लीकेशंस करोगे फिर आपको पता चलेगा कि कोई भी जब हम एक्शन करते हैं ना तो उसका रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कहते हैं एक्शन और रिएक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। क्या कहा कि एक्शन और रिएक्शन, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं और उसका आप पे रिएक्शन होता है या उसकी रिएक्ट होता है तो उसका जो फोर्स है ना, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। बट अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति एलिफेंट को अपनी ओर खींच रहा है, एक्शन कर रहा है। ठीक है, अब ये एलिफेंट को खींचेगा तो क्या एलिफेंट इसकी तरफ जाएगा, नहीं, एलिफेंट क्या करेगा, एलिफेंट इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब एक्शन का क्या हो रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर? ये क्या एक्शन कर रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है। ऑपोजिट जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो मतलब एक्शन का क्या हो रहा है, रिएक्शन, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो यही था ना न्यूटन का लॉ कि एवरी एक्शन उसका इक्वल, यहाँ क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो देखो, न्यूटन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन जो एप्लीकेशंस मैंने आपको करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आपको एप्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं, तो एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ना, किसकी एप्लीकेशंस है क्या, क्लियर है। सबसे पहले देखो, पहली एप्लीकेशन क्या कहती है कि while walking we press the ground in the backward direction, this is the action। आप क्या करते हो, जब आप चलते हो तो आप जमीन को क्या करते हो, धंसते हो, नीचे की ओर धंसते हो। आप चलते हो तो जमीन को पीछे की तरफ धंसते हो, ठीक है, प्रेस करते हो। ये आपने क्या लगाया, एक्शन लगाया। ग्राउंड अप्लाई फोर्स ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
अब ग्राउंड क्या करती है, ग्राउंड तुम्हें फोर्स लगाती है आगे की तरफ, है ना, ग्राउंड तुम्हें फोर्स लगाती है आगे की तरफ, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो, चलते हो। तो दिस इज द रिएक्शन, तो ये क्या था, रिएक्शन था। सो वी आर एबल टू मूव, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो, चलते हो। नहीं समझ आया, फिर से देखो। जब आप चलते हो, आप चलते कैसे हो, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से चलते हो। कैसे, जब आप जमीन के ऊपर पैर रखते हो तो आपका पैर प्रेस करता है जमीन को पीछे की तरफ, ये था आपका एक्शन। अब एक्शन तो लगाया, अब जमीन क्या करेगी, ग्राउंड क्या करेगी, आपको फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, वो था उसका रिएक्शन, जिसकी वजह से आप चलना शुरू करते हो। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आप क्या करते हो, चलते हो। और अगर सेकंड एप्लीकेशन देखो, व्हेन अ बुलेट इज फायर, जब कोई भी गन से आप क्या करते हो, फायर करते हो, द गन रिकॉइल इन द बैक डायरेक्शन, तो जो गन है वो रिकॉइल होती है किस तरफ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक है। बिकॉज बुलेट मूव फॉरवर्ड, क्यों, आपकी जो बुलेट है वो मूव आगे की तरफ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये था तुम्हारा एक्शन। जब तुमने गन को, जब तुमने गन से फायर किया, अब तुम गन से फायर कर रहे हो, ठीक है, अब तुम बुलेट से फायर कर रहे हो, तो बुलेट जो मूव करेगी वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये तो था तुम्हारा एक्शन। एंड द गन मूव बैकवर्ड, और गन बैकवर्ड पीछे की तरफ आती है, वो क्या तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब हम गन से फायर करते हैं तो हम उसकी जो पीछे वाली चीज होती है उसको हम अपने कंधे से लगा के रखते हैं। कंधे से लगा के क्यों रखते हैं, कि जब उसको हम फायर करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। और जब वो रिकॉइल होकर पीछे की तरफ मूव करेगी, अगर हमने इस तरीके से नहीं किया होगा तो हमें चोट भी लग सकती है। तो यही वजह है कि इसको हम कंधे के साथ अटैच करके रखते हैं, ताकि पर्सन को लगे नहीं, ठीक है, पर्सन इंजर ना हो। तो गन में भी क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। अब गन में भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, कि गन को जब आप चलाती हो तो वो आगे की तरफ मूव करती है, और गन जब रिकॉइल होती है तो वो पीछे की तरफ आती है, रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी क्या था, एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपको समझ आ गई। दोनों एप्लीकेशंस में क्या था, ठीक है, पहले एप्लीकेशन में क्या था कि जब आप चलना शुरू करते हो, तो जब आपने इस धरती के ऊपर पैर रखा तो आपने धरती को प्रेस किया पीछे की तरफ। अब आपके ग्राउंड ने आपके ऊपर फोर्स लगाई आगे की तरफ, जिसकी वजह से आप चलना शुरू हो गए, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या था कि जब आपने गन से फायर करना शुरू किया तो आपकी जो गन थी वो आगे की तरफ क्या की गई, मूव की, और जब उसमें रिकॉल हुई तो वो पीछे की तरफ क्या, पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। तो वो क्या था, उसका रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं आगे, इसकी थर्ड एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थर्ड एप्लीकेशन ध्यान से देखना। देखो, एक रॉकेट जो है वो कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। अ रॉकेट कैन मूव अपवर्ड ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव करता है ना, तो वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या करता है, मूव करता है। बिकॉज when fuel is burned in rocket then gas come out, this is the reaction। इसमें जो फ्यूल्स जलते हैं ना, इसमें जो फ्यूल चलेंगे उसकी जो गैसेस है वो नीचे की तरफ आएंगी, धरती की तरफ आएंगी, तो वो क्या था, एक्शन, ठीक है। एंड रॉकेट मूव अपवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन। अब जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो क्या था, रिएक्शन, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो क्या करता है, मूव करता है। वो भी किसकी वजह से करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या करता है, आपका रॉकेट मूव करता है। कैसे, कहते हैं कि उसमें जो आपके फ्यूल है, जब फ्यूल आपका उसमें बर्न होता है, फ्यूल आपका उसमें जब जलता है, ठीक है, तो उसकी जो गैसेस है वो नीचे ग्राउंड की तरफ आती हैं, वो था एक्शन। और जो आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो क्या हो गया, आपका रिएक्शन, जिसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं रॉकेट है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो रॉकेट ऊपर की तरफ किसकी वजह से मूव करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्लियर है, ये थे न्यूटन के दो लॉ। पहले लॉ में क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। और कुछ उसके आपने एप्लीकेशन देखी, डेरिवेशन देखी, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि हर एक एक्शन का आपको ऑपोजिट या इक्वल रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट करते हैं आगे।
कंजर्वेशन एंड मोमेंटम। अब कंजर्वेशन एंड मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में करेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कहते हैं किसी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन या मोमेंटम जब देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, ऑब्जेक्ट या सिस्टम का टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट इज नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रही, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। तो क्या कहता है कंजर्वेशन एंड मोमेंटम में क्या है, अगर इसका लॉ देखा जाए तो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई एक्ट नहीं करती। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यही था, इसमें भी यही लिखा गया है कि जो इस पे आपका क्या कहते हैं टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज कोई नहीं आता, और उस पे जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगती है इसमें। ठीक है, अब एक ये आपकी बॉल है, इसको जब मैंने पुश किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v2, और जब ये यहाँ पे पहुंच गई तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आपकी v2। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन है, अब प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है कि कैसे ये कांस्टेंट रहता है, तो प्रूव करके बताना है कि इसका मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहता है, इस पे फोर्स अप्लाई क्यों नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ देखेंगे। देखो, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, जिसका पहले वाले का ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास आपके पास m2 है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी u2 है। और अगर मोमेंटम निकालना है तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, और अगर इसका मोमेंटम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, m2 u2। उसी तरीके से दो ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या कहते हैं मोमेंटम, पहला क्या होगा m1 v1 और इसका क्या हो जाएगा m2 v2। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए वाले में कितना चेंज आ रहा है, ए वाले में कितना चेंज आ रहा है, तो वो कितना है m1 v1 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे निकालते हो ना किसी भी मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मतलब कि मोमेंटम चेंज आ रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम। अब ऑब्जेक्ट ए का निकालना कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरीके से सेकंड वाले का निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हर एक एक्शन का जो आपको रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट। तो इस पे जो आपका एक्शन है उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, जो फोर्स बी ए पे लग रही है वो किसके ऊपर होगी, माइनस फोर्स ए बी। अगर फोर्स ए बी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, मास, एक्सेलरेशन की जगह पे उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। उसी तरीके से फोर्स ए बी निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह मास आ जाएगा, उसकी जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया। इसमें जो a1 a2 है वो क्या है, एक्सेलरेशन है किसकी, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की। ठीक है, अब देखो देयरफॉर ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यू को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को फिल करेंगे, माइनस की जगह माइनस आएगा, फोर्स यहाँ पे उसकी वैल्यू को फिल करेंगे, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा, m2, यहाँ पे देखो m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अब क्या करेंगे, u वाले को u के पास ले जाएंगे और v वाले को v के पास ले आएंगे। तो यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये देखो, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट। तो ये क्या था आपका प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या था,
ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही था ना, किसका लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो यही था आपका कंजर्वेशन एंड मोमेंटम। पी कांस्टेंट रहेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, और जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या रहेगी, जीरो। तो यही था आपका आज सेशन, जिसमें हमने न्यूटन का क्या किया, सेकेंड लॉ कंप्लीट किया, थर्ड लॉ कंप्लीट किया। ठीक है, इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।